बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम वासिब रशीद है। ग्रेट साइंस एकेडमी को आप लोग पहले भी जानते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसमें हम इजाफ़ा कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैथ चल रही थी, फिर कंप्यूटर का हमने इजाफ़ा किया है और अब इंशाल्लाह केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं, बल्कि लेक्चर सीरीज़ है, इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पूरे के पूरे SLO बेस फेडरल बोर्ड के और पूरे के पूरे पंजाब बोर्ड्स के जितने भी पेपर्स होते हैं उनके हवाले से हम इसकी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज से इंशाल्लाह हम इसका आगाज़ करते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको कि मैं कौन हूँ और मेरा कितना एक्सपीरियंस है। तो मेरा नाम वासिब रशीद है और मुझे इस फील्ड में, यानी कि एजुकेशन की फ़ील्ड में तकरीबन 12 साल हो गए हैं। यानी कि मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट कॉलेजेस में मैंने काम किया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आज तक, उससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो बच्चा हमारे इस लेक्चर सीरीज़ को बाकायदा तौर पर देखेगा, इससे लर्निंग करेगा, तो इंशाल्लाह वो बच्चा 95% मार्क्स कम अज़ कम सिक्योर कर सकता है, वो फेडरल बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो। ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और आपने याद रखना है कि आपने ये पूरी लेक्चर सीरीज़ को देखना है। इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जितने MCQs हैं या जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे उन हवाले से, उसके हवाले से टेक्निक्स और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा जी, आइए आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है, उसका भी नाम है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो उसका जो बेटा पहला टॉपिक है वो होता है एटम के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली है ही एटम के बारे में। ठीक है? तो पहले अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री में एटम का वर्ल्ड कहाँ से आया और एटम इसको क्यों कहा जाता है, इस पे बेटा हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो बेटा अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ग्रीक फिलासफर से सबसे पहले मैटर की स्टडी की। मैटर बेटा क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका मैस होता है और वो जगह भी घेरती है, दैट इज कॉल्ड द मैटर। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मार्कर है, तो बेटा अगर हम इसको देखते हैं, इसका वज़न करते हैं, तो बेटा इसका कुछ ना कुछ मैस होगा। यानी कि 10 ग्राम हो सकता है, 20 ग्राम हो सकता है। और जहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे प्लेस कर दिया आप लोगों ने, तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, कितनी जगह ये घेरता है। तो हर वो चीज़ बेटा जिसका मैस होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जगह भी घेरेगी, दैट इज कॉल्ड द मैटर। तो बेटा जी, ग्रीक फिलासफर यानी कि यूनानी जो फिलासफर थे, ग्रीक बेटा होता है यूनानी, तो बेटा यूनानी जो फिलासफर थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे बेटा अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी चीज़ हमारे पास मौजूद है। एक मिसाल ले लेते हैं, एक दीवार है, एक वॉल है, आप उसको बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं बेटा? तो इसमें ये होता है ईंट यानी कि ब्रिक्स को हम यूज़ करते हैं। तो बेटा एक ब्रिक दूसरी के साथ मिलती है, दूसरी तीसरी के साथ मिलती है, और मिलियंस ऑफ ब्रिक्स या थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स इकट्ठी हो जाती हैं और एक बड़ी दीवार बना देती है बेटा। तो एटम ऐसी चीज़ है कि एटम, जो ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा था, इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसका पार्टिकल है? मैटर का पार्टिकल है। कि मैटर को अगर हम बेटा डिवाइड करते हैं, मैटर को डिवाइड करते हैं, तो सबसे जो छोटा यूनिट मिलेगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द एटम। तो बेटा हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है बेटा जी, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका है बेटा जी? मैटर का है।
और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, इसको आप मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, इसको मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि दैट इज इनडिविजिबल, जो आप इसको मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, इसको मज़ीद आप डिवाइड नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं दैट इज इंडिविजिबल या दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, आप इसको छोटा नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का हमें पता चल गया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। अब इसका नाम जो एटम है ये रखा किसने, किसने पेश किया था? ये भी ग्रीक फिलासफर था डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम रखा, और नाम क्या है बेटा जी हमारे पास? दैट इज द एटम। अब बेटा एटम जो है ये भी ग्रीक वर्ड है, और ये दो वर्ड से बेटा मिलकर बना हुआ है। ए मीन्स नॉट एंड टोमी मीन्स टू कट। टू कट, ऐसी चीज जिसको आप मजीद छोटा नहीं कर सकते, जिसको आप काट नहीं सकते, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द एटम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 17वीं सेंचुरी में, यानी कि 17वीं सदी में, यानी कि 1600 से लेकर जो 1700 का बेटा ज़माना होता है ना, दैट इज कॉल्ड द 17वीं सेंचुरी। इसमें बेटा कुछ इन्वेस्टिगेशंस की गई, कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस की गई बेटा। इसमें ये बताया गया कि जो मैटर होता है ये किससे मिलकर बना होता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या एटम भी आप कह सकते हैं इसको। और ये जो आपके एटम्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। इसके अलावा या सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करते हैं कुछ दो लॉज पेश किए गए बेटा इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो जो दो लॉज थे, एक था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पेश किए गए थे किसके लिए? एटम्स को जानने के लिए। अब ये जो बातें हम सारी कर रहे हैं इसमें एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट एक मफरूज़े हैं, क्योंकि आपने शायद आज तक एटम को देखा नहीं होगा, क्योंकि हम एटम्स को या एटम को बुक्स के ऊपर ही देखते हैं। ठीक है, तो हमने एटम को देखा तो नहीं है, लेकिन क्या है ये सारी की सारी बातें जो हैं जस्ट एजम्पशंस थे या ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं आप लोग। एक्सपेरिमेंट बेस्ड एविडेंसेस इसमें मौजूद नहीं थे। ठीक है, अब बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो दो लॉज को फॉलो करते हैं जब भी एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, और कंपाउंड्स बनाते हैं, नई चीजें बनाते हैं, तो दो लॉज को फॉलो किया जाता है। लॉज कौन कौन से हैं जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड लॉ हमारे पास क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसकी डिटेल में हम फिलहाल नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह आगे टॉपिक आएगा स्टोशियोमेट्री हमारा, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या होता है। उसमें हम डिटेल से वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन लॉज के तहत एलिमेंट्स मिल सकते हैं और नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। और हाँ एक और बात, जब कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है, कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है, तब फिर वो अपने कंपोनेंट्स में
कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे डिकम्पोज होते हैं, तो तब भी ये दोनों लॉज जो हैं फॉलो होते हैं। यानी कंपाउंड्स बनाने के लिए भी और कंपाउंड को तोड़ने के लिए उसके कंपोनेंट्स में, उसके अज्जा में दोनों लॉज फॉलो होते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एक बेटा इंग्लिश स्कूल टीचर था डाल्टन, जॉन डाल्टन बेटा इसका नाम था, जॉन डाल्टन। और ये कौन था? ये बेसिकली एक इंग्लिश यानी इंग्लैंड रहने वाला था और ये बेसिकली स्कूल टीचर था। तो उसने भी एक एटम की थ्योरी पेश की गई, एटम की थ्योरी, यानी कि एटम को एक्सप्लेन करने के लिए इसने भी थोड़ा सा वर्क किया 17वीं सेंचुरी के बाद। और इसने बेटा जो काम किया था वो 18 सेंचुरी यानी कि 1808 में इसने काम किया था। और इसने एटम को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की और एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पेश कर दी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उसने बताया था कि एटम कैसे कंबाइन करते हैं, एटम कैसे रिएक्ट करते हैं और नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी में डिटेल से बताई, क्योंकि एटम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थीं जो हमें पता नहीं थी। तो साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करने की कोशिश की। जी बेटा, अब थोड़ी सी डिस्कशन से, सारी की सारी डिस्कशन से अगर हम बात करते हैं तो हम आते हैं एटम की डेफिनेशन क्या हो सकती है। जी, तो एटम को बेटा अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? जी, एटम को अगर हम डिफाइन करें थोड़ा हिस्टोरिकली, यानी कि शुरू में जो हमने पढ़ा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, आप इसको छोटा कर ही नहीं सकते। अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो एटम, अभी हमने बात की तो एटम रिएक्ट करते हैं, इट मीन्स है एटम्स मिलते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन इसकी बनती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can exist independently। एटम बेटा जी आज़ाद रह सकता हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आज़ाद रह सकता हो, रिएक्ट कर सकता हो, या हम ये भी कह सकते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें बेटा हम देख चुके हैं कि एक वो चीज़ है कि वो रिएक्ट कर सकता हो, जैसे अगर हम मिसाल लेते हैं, अब बेटा जी आपने कोई मैच देखा होगा आज तक, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी मैच हो सकता है, उसमें बेटा जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, समझे कि वो एटम्स हैं। और जो वो काम कर रहे होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, जो उसका मैच है, जो भी काम है उनका ग्राउंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। यानी एटम केमिकल रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और नई चीज़ बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। और मैंने बात की है कि वो लॉज को फॉलो करके तो वो कंपाउंड्स बना सकते हैं। एक तो बात क्लियर हो गई ये वाली हमारी। और सेकंड हमने क्या बात की है कि आज़ाद भी रह सकता हो, अकेला भी रह सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस टाइम तीन डेफिनेशंस आ चुकी हैं। अगर हम देखते हैं तो पहली डेफिनेशन क्या है बेटा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज इंडिविजिबल। एक डेफिनेशन हमारे पास ये है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम बार बार पढ़ चुके हैं कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए मेरा ख्याल है। थर्ड वन बेटा क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तीनों बेटा डेफिनेशंस हैं, और अगर हम देखें तो मॉडर्न जो डेफिनेशन है जो आजकल चल रही है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे बेटा अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसमें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि एटम आमतौर पे अकेला तो रह नहीं सकता। अगर हम देखें पीरियड टेबल में तो नोबल गैसेस का ग्रुप आता है, नोबल गैसेस का ग्रुप है, ग्रुप बेटा जी ग्रुप नंबर 18A। ओके, लास्ट ग्रुप बेटा अगर आपके पास पीरियड टेबल है तो राइट साइड पे जो होगा सबसे एंड पे आएगा, जो लास्ट ग्रुप है पीरियड टेबल का। उसमें बेटा हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारा जो ग्रुप है ये नोबल गैसेस का है। तो नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आज़ाद रह सकते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते, ये हम बेटा चैप्टर 6 है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जी बेटा, अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन को थोड़ा सा और मोल्ड करना चाहते हैं, दैट मे और मे नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं कैन या मे और मे नॉट। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी मोल्ड कर दी हमने कि जो आज़ाद रह सकता हो, क्योंकि नोबल गैसेस तो रह सकती हैं, जो ना रह सकता हो, जैसे मिसाल लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बेटा सिंबल जो होता है वो H होता है, लेकिन ये अकेला नहीं रहता, ये हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। यानी कि दो एटम्स मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन से एक नई चीज़ बन जाती है H2। ये मॉलिक्यूल भी है और एक कंपाउंड भी है, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर गया, यानी अकेला रह भी सकता हो और ना भी रह सकता हो, वो एटम होता है। जी बेटा, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि आगे डिस्कवरीज होती गई होती गई होती गई, डेफिनेशन हम तीनों कर चुके हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। शुरू में तो यही कहा गया कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है ये क्या कहती है? जी, मॉडर्न जो रिसर्च है वो कहती है कि एटम इंडिविजिबल नहीं, एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, यानी कि आप इसको मजीद छोटा कर सकते हैं। इंडिविजिबल है ये तो ये कह रहे हैं ग्रीक फिलोसफर्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंडिविजिबल है भाई, इसको आप काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कह रहा है? आजकल की बात कर रहे हैं, मॉडर्न जो रिसर्च है। अब बेटा एटम में अगर हम देखते हैं तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये तीन क्या हैं? दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेसिक, फंडामेंटल मीन बुनियादी या बेसिक, जिनसे एटम मिलकर बना हुआ। अगर हम मज़ीद इसकी रिसर्च पे चले जाते हैं, मज़ीद इसकी जो मॉडर्न रिसर्च है बेटा वो क्या कहती है? वो कहती है ये तो फंडामेंटल हैं मान लिया, लेकिन इसके अलावा भी मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं। अब बेटा वो पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो बेटा अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे एक अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स डिस्कवर किए थे। अब क्वार्क्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और उनकी तादाद होती है मोर देन 65। इसका मतलब क्या है कि तीन तो फंडामेंटल ये है हमारे पास मौजूद हैं भाई, इसके अलावा 65 प्लस या इससे ज़्यादा जो हैं वो क्वार्क्स मौजूद हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स आपके एटम में मौजूद होते हैं, लेकिन बेसिक जो तीन हैं फंडामेंटल हैं वो तीन ही हैं भाई, बाकी हैं बाकी सब एटॉमिक हैं, फंडामेंटल नहीं है। बात समझ आ रही बेटा जी? तो इसके अलावा बेटा अगर हम क्वार्क्स देखते हैं, अभी हमने बात की इसके बारे में, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, हाइप्रॉन है, बीटा पार्टिकल है, एटसेट्रा, और भी इसके अलावा पार्टिकल्स हैं, और तकरीबन मोर देन 100, यानी कि मोर देन ग्रेटर देन 100 आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तीन फंडामेंटल हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी एंड पे। जी बेटा, एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट था, ब्रिजिलियस। स्वीडिश मीन स्वीडन का रहने वाला। तो ये भी केमिस्ट था, केमिस्ट है। इसने क्या काम किया था जी? इसने बेटा एटॉमिक मैसेज को फाइंड किया, बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। एटॉमिक मैसेज एटम्स के जो होते हैं, जो आजकल आप पढ़ते हैं, आपने पढ़े होंगे क्लास 8 में, 6 में, 7 में। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ये सारी, हाइड्रोजन का वैसे 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये एटॉमिक मैसेज का जो सिस्टम है, जो एटॉमिक मैसेज की डिस्कवरी है, वो ब्रिजिलियस ने की थी। इसके अलावा जो सिंबल्स का कॉन्सेप्ट है कि एटम्स की जो सिंबल्स होती हैं, सिंबल मीन वैसे अलामत कहते हैं आमतौर पे, तो जैसे जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ब्रिजिलियस ने सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी सिंबल मीन्स शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट्स, ये भी हमें बताए थे। जैसे अब देखिए ना, हाइड्रोजन है, अब बार बार आप पैराग्राफ में या पेपर में हाइड्रोजन पूरा नहीं लिख सकते, तो ये इजी कर दिया साइंटिस्ट ने, यानी ब्रिजिलियस ने काम किया था। उसने हाइड्रोजन पूरा लिखने की बजाय उसका शॉर्ट नेम दे दिया एच, कैपिटल एच होता है। इसका मैस भी उसने बताया था 1.008 AMU। अब AMU क्यों कहते हैं, ग्राम क्यों नहीं है, ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे बेटा। एक और बात कि जो एटॉमिक मास ब्रिजिलियस ने हमें दिए थे, ये बड़े क्लोज वैल्यूज़ थी। किसकी क्लोज वैल्यूज़ थी? एटॉमिक मैसेज की जो मॉडर्न वैल्यूज़ है। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तकरीबन 17वीं सेंचुरी में इसने सारा काम किया था, लेकिन जो अभी आजकल है 2022 चल रहा है, तो इसकी वैल्यू, मॉडर्न वैल्यूज़ और पुरानी वैल्यूज़ तकरीबन सेम थी, बहुत क्लोज थी। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हम वही यूज़ कर रहे हैं जो ब्रिजिलियस हमें दी थी। और इसके अलावा बेटा कुछ इसने एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए थे, जैसे थोरियम है, सीरियम है, रोडियम है। ये एलिमेंट्स भी ब्रिजिलियस ने ही डिस्कवर किए थे। तो ब्रिजिलियस जो है, इसका एक बहुत कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के अंदर, और इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है एटम की हिस्ट्री के बारे में, एटम में की जो कंट्रीब्यूशंस हैं एटम को डिस्कवर करने में, जो एटम के नाम रखने में, जो एटम के बारे में बताने में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो हम डिस्कस किया आज। जी बेटा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलें आप ऐसे करें, इस लेक्चर का
एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे। जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया है। जी बेटा, आप जो है हमारे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है। अगर आप बेटा व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं, कुछ मज़ीद लर्निंग या मज़ीद क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो बेटा आप उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके केमिस्ट्री के टीचर, आपके मैथ के, आपके बायो के, आपके कंप्यूटर के, यानी सब सब्जेक्ट्स के टीचर वहाँ पे मौजूद हैं, और वो हर हवाले से आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप कामयाब हो सकें। जी बेटा, इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसके अलावा मज़ीद अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।